सो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का शॉर्ट रिवीजन है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड 3D विच कंसिस्ट ऑफ अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो हाँ, बहुत सारे एटम्स का एक अरेंजमेंट अलग अलग टाइप्स में, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले सॉलिड्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग होता है क्लियर आइस क्रिस्टलाइन का, एंड अमॉर्फस का होता है शेपलेस। तो क्रिस्टलाइन के बारे में बात करते हैं। तो एटम्स जो हैं अगर अरेंज्ड हो एक ऑर्डर में, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग प्लेन्स में सेम अरेंजमेंट, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टलाइन होते हैं। एंड अमॉर्फस में एक इरेगुलर फैशन होता है, फर्स्ट प्लेन में कोई टाइप आ रहा है, सेकंड प्लेन में कुछ और आ रहा है, इरेगुलर फैशन होता है। इससे एग्जांपल होते हैं सम आइटम्स लाइक CuAg, AlC, ऐसा एक्सेट्रा। एंड अमॉर्फस में आते हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। एनाइसोट्रॉपिक वही होते हैं, एंड आइसोट्रॉपिक अमॉर्फस होते हैं। वो क्या होते हैं? सेम प्रॉपर्टीज़ सारी डायरेक्शंस में, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, वाइड रेंज होता है मतलब। एंड ये रेगुलर शेप होती है, जैसे हमने बात करा कि रेगुलर फैशन में होते हैं, एंड ये रेगुलर शेप के होते हैं अमॉर्फस। इनका एक ग्राफ होता है V वर्सेस T का। तो अमॉर्फस में पहले ऊपर लिक्विड होता है एंड देन अमॉर्फस, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। यहाँ पे क्रिस्टलाइन होता है, ये क्रिस्टलाइन का है V वर्सेस T। नाउ बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स। तो ये बेसिकली क्रिस्टल्स की बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स। तो क्रिस्टल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस क्या होता है? एरे या फिर हम लिस्ट भी बोल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स की स्पेस में, सच दैट कि एक पॉइंट के आसपास जो इन्वायरमेंट है वो सेम हो। हम तो समझ रहे हो कि मतलब फैशन सेम रहना चाहिए और एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होना चाहिए। हर पॉइंट के आसपास जो एरिया है, जो इन्वायरमेंट है, लाइक एटम्स कौन सा किधर है, वो सेम होना चाहिए हर पॉइंट के बाद। उसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। इसको हम एक लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेटवर्क्स ऑफ लाइन्स सच दैट इट डिवाइड्स द स्पेस इनटू आइडेंटिकल वॉल्यूम्स। आइडेंटिकल वॉल्यूम मतलब मान लो एक क्यूब है, उसमें हम बहुत सारे प्लेन्स खींच रहे हैं, तो वो सारे जो पार्ट्स बने हैं उन प्लेन्स को खींचने के बाद वो सारे इक्वल होने चाहिए, तो उसको हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। एंड देन इन जो प्लेन्स हैं या लाइंस हैं, लाइंस के इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। ठीक है। 1848 में ब्रेवियस ने कहा कि 14 वेज हो सकते हैं कि इन पॉइंट्स को अरेंज करने के, एंड इनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। हम आगे पढ़ेंगे 14 कौन कौन से हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन ऑपरेटर होता है एक T। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा स्पेस लैटिस है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं एंड ये लाइंस को पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं स्पेस लैटिस। इनकी डायरेक्ट A B C 3 हम इनकी डायमेंशंस लिए हैं एक की, तो कोई भी पॉइंट होगा इनमें से कोई भी, वो इसका ही मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ, तो हम उसको बोल दिया N1A N2B एंड N3C, इनका सम T। अब मुझे एक नए पॉइंट की डिस्क्राइब करना है, उसकी डायमेंशन बतानी है एक पुराने पॉइंट से, तो मैं सिर्फ सिंपली उसमें ऐड कर दूंगा। तो R' इक्वल्स टू R+T होता है, T ऊपर हमने बताया है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की इजीली निकल सकती हैं। अब बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है एक सेट ऑफ एक या एक से ज़्यादा एटम का सेट जो लैटिस पॉइंट्स पे कंबाइन होकर, एक लैटिस से कंबाइन होकर एक पूरा स्ट्रक्चर बना सके। मान लो एक जैसे BCC FCC होते हैं, वो एक अरेंजमेंट होता है ना 2-3 एटम का। BCC में बॉडी सेंटर होता है, FCC में फेस पे होता है, तो एक अरेंजमेंट है कुछ एटम का जिन्हें हम बार बार रिपीट करके एक लैटिस बना सकते हैं। तो लैटिस क्या था हमारा? एक सिंपल पॉइंट्स का स्ट्रक्चर कि जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो, जो एक को हम सेल भी बोल सकते हैं, एंड उसमें हम एक अरेंजमेंट डाल दें, मतलब यहाँ पे एक सेल का अरेंजमेंट बता दें कि यहाँ पे कॉर्नर एटम्स थे, एंड मतलब वो रिपीट होता रहे, तो उन दोनों को कंबाइन कर दूँ मैं, तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर में अगर हम एटम्स डाल दें रेगुलर फैशन में, तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एक के उसको स्ट्रक्चर, हम पैटर्न को हम बोलेंगे बेसिस, कि सेट ऑफ वन और मोर एटम्स अबाउट अ लैटिस पॉइंट, वो बेसिस हो जाएगा, एंड लैटिस के साथ कंबाइन होकर वो बना देगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये वही लिखा है हमने, लैटिस प्लस बेसिस इक्वल्स टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर जो हम बता सकते हैं उसको बोलते हैं यूनिट सेल। इसको बोलते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके साथ अब इसके हम प्रिमिटिव्स के बारे में बात करते हैं। मतलब एक सेल हम XYZ एक्सिस पे रखते हैं, तो वो जो इंटरसेप्ट्स बनाएगा उसकी जो डायमेंशंस होगी उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव्स। देन इंटरएक्शियल या फिर इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा। जो हमारी यूनिट सेल है वो XYZ एक्सिस के साथ जो भी एंगल्स बना रही है, वो उसके जो तीनों डायमेंशंस है उसके बीच में जो एंगल होगा, और उनके साथ जो भी जिस लाइन के साथ, जिस एक्सिस के साथ वो इंटरसेप्ट बना रहे हैं, उसके साथ उसी डायमेंशन का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा। इसमें आप देख सकते हो ये चीज़।
इन दोनों को कंबाइन, प्रिमिटिव्स और इंटरेक्शन एंगल्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं लैटिस पैरामीटर्स। दोनों को कंबाइन एक साथ इनको बोलते हैं लैटिस पैरामीटर्स। अब प्रिमिटिव सेल ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें चारों कॉर्नर्स पे एक एक एटम होता है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव सेल सिंपल क्यूबिक बोलते हैं इसको। चारों कॉर्नर्स पे एक एक एटम होता है। अब एक कॉर्नर एटम का एक सेल में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि अगर हम कॉर्नर पे कोई एटम लगा रहे हैं वो 8 और सेल में आता है, तो उसका एक सेल में पार्ट होता है 1/8। ऐसे 8 कॉर्नर्स पे हम एक एक एटम रखेंगे तो टोटल जो एक सेल में कंट्रीब्यूशन हुआ वो पूरा एक हो जाएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे एटम है एंड एक एटम का पार्ट हुआ 1/8, तो टोटल हो गया 1। तो ये सिंपल क्यूबिक होता है। अब नॉन प्रिमिटिव में जो आते हैं वो आते हैं BCC, FCC एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में FCC के साथ HCP भी आता है, आगे बात करेंगे। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम में पढ़ेंगे तो होते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। तो इनके ABC जो इनके डायमेंशंस हैं तीनों, वो कैसी होती हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। इनके अल्फा बीटा गामा जो हमने ऊपर पढ़े थे, एक्सियल एंगल्स एंड ये हैं प्रिमिटिव्स। इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रेवियस लैटिस की। तो स्पेस लैटिस के 4 सिंबल होते हैं। प्रिमिटिव लैटिस बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव लैटिस सिंपल जो सिंपल क्यूबिक होता है उसका सिंबल होता है P। बॉडी सेंटर जिसमें बॉडी में एक एटम होता है एंड बाकी 4 कॉर्नर पे एक एटम होता है उसका होता है I। फेस सेंटर्ड मतलब चारों फेसेस पे एक एटम होता है। फेस सेंटर्ड में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, क्योंकि वो 2 सेल में आता है। तो फेस सेंटर्ड का हो गया F एंड बेस सेंटर्ड का होता है C, जिसमें बेस एंड ऊपर एक एटम होता है, उसको बोलते हैं C। अब क्यूबिक में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो PIF है। इसका मतलब ये है कि क्यूबिक में सिंपल ये प्रिमिटिव लैटिस आ सकता है, बॉडी सेंटर्ड आ सकता है एंड फेस सेंटर्ड आ सकता है। बेस सेंटर्ड इसमें पॉसिबल नहीं है क्यूबिक में। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे ही सबकी पॉसिबिलिटीज़ इनके साथ लिखी हैं। एंड ये टोटल कॉम्बिनेशन है 14, जिनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस, जो 1848 में ब्रेवियस ने बताया था। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है हाफ ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब 2 एटम के बीच में जितना डिस्टेंस है उनके सेंटर के बीच में, उसको हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। सिंपल क्यूबिक के लिए R होती है इक्वल्स टू A/2। A/2 हमने ऊपर पढ़ा था प्रिमिटिव, मतलब कि यूनिट सेल की डायमेंशन। BCC होता है R इक्वल्स टू √3/4A। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है हमने। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लो BCC का बनाया कि सेंटर में एक एटम एंड चारों कॉर्नर्स पे एक एक एटम, तो वहाँ से एक ट्रायंगल बना के हम ये निकाल सकते हैं R की वैल्यू। FCC की वैल्यू होती है R इक्वल्स टू √2/4E। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ये होता है कि एक यूनिट सेल में, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में भी निकाला था कि टोटल कितने एटम्स आ रखे हैं एक यूनिट सेल में, तो उसका वैल्यू आई थी 1। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है कि एक यूनिट सेल में कितनी वॉल्यूम जो है, फ्रैक्शन कितना है जो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वो होता है। तो ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कितनी वॉल्यूम एटम्स की है एक यूनिट सेल में। तो टोटल वॉल्यूम एटम्स की कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कैसे निकालेंगे हम? एक स्फीयर्स होते हैं मोस्टली, तो 4/3 πr क्यूब करेंगे। R की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी है एटॉमिक रेडियस में। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में निकाला था, ऐसे ही BCC के लिए भी निकालेंगे हम। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर देंगे। रेडियस हमें ऊपर गिवन है सबकी तीनों की, एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो सेम ही रहती है सबके लिए, अगर हम क्यूब के लिए बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सबके लिए। पहले सिंपल क्यूबिक के लिए बात करते हैं। हमने निकाला था एटम्स कितने होते हैं इसमें 1, क्योंकि चारों कॉर्नर्स पे 8 एटम है, वो 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है, इनटू एक एटम का पार्ट है 1/8, 8 इंटू 1/8, तो टोटल एक एटम है एक यूनिट सेल के अंदर। इसकी वॉल्यूम ये रही एंड इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ गया 0.52। BCC के लिए 2 एटम्स होते हैं, क्यों? 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है, तो एक तो वो टोटल हो गया, एंड दूसरा एक पूरा एटम सेंटर में होता है BCC के, तो टोटल हो गए 2। इसकी रेडियस भी पुट करके हम निकाल लेंगे। FCC में चारों 1 2 3 4 5 6 फेसेस पे हाफ एटम होता है, तो 6 इंटू 1/2, मतलब कि 3 एटम तो एक सेल के अंदर आ गए। कैसे? 6 फेसेस पे हाफ एटम होता है। एक फेस पे कोई एटम होता है तो उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि वो दूसरी सेल में भी आता रहता है। तो टोटल हो गए हमारे 3। अब FCC में एक एटम और होता है
जो कि होगा आठों कॉर्नर्स पे, तो एक एटम तो तीनों में रहा ही, तो FCC और फेस पे और आ गए जो टोटल हो गए 3। तो टोटल एक सेल में टोटल एटम्स हुए 4 एंड देन इनकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस ये गिवन है तो 74% आ गया। अब ACP साथ साथ हम HCP की भी बात कर लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोजली पैक्ड जो होता है, तो इसमें APF 0.74 ही आता है, सेम एज FCC। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जो हमारा सेंटर्ड एटम है जिसकी बात हो रही है उसके आसपास जितने भी एटम्स होंगे उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक में सारे एटम सेम होते हैं, सब कॉर्नर्स पे होते हैं, तो एक कॉर्नर के आसपास कितने एटम होंगे, 6 एटम होंगे, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। BCC की बात करें, BCC में सेंटर में एटम होता है, उसके 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम होते हैं उसके चारों तरफ, तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। FCC में होते हैं, FCC में ये फेस पे एक सेंटर एटम, मानो फेस पे ये एटम है, अब जो उसके साइड वाली सेल है उसके भी चारों फेसिस पे एक एटम होंगे, तो 4 नेबरिंग वो हो गए, एंड उसके इधर वाली जिस सेल में वो है तो उसके भी 4 फेसिस हो गए, तो 4 नेबरिंग वो हो गए, एंड इसके खुद के भी जो कॉर्नर्स एटम है 4 वो भी हो गए, तो टोटल 12 हो जाते हैं। फेस की हम बात करें कि हमने इसके मतलब तो ये 4 कैसे आया था, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये एटम फेस पे होगा ये आधा इसमें होगा आधा इसमें होगा, इस वजह से फेस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है। बॉडी सेंटर्ड का 1 होता है एंड कॉर्नर वाले का 1/8 होता है। अब हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ट की रेडियस a/2 होती है, इसका APF 0.74 एंड इसका C/A रेशियो भी निकालते हैं, वो निकालते हैं √8/3। C मतलब जो इसकी यहाँ पे साइड होती है, A होती है जो ऊपर हेक्सागन है उसकी साइड की लेंथ कितनी होती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, सेम एज FCC। तो अब रिलेशन निकालते हैं लैटिस कांस्टेंट A एंड डेंसिटी। तो लैटिस कांस्टेंट एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A ही होता है, मतलब जो उसकी डायमेंशन है। तो अब क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने मान ली n होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट m माना है एंड डेंसिटी मानी है ρ। अब वॉल्यूम कितना होता है यूनिट सेल का, A³ होता है, मास कितना होगा डेंसिटी इंटू A, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू A³। अब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल हम एवोगाड्रो नंबर से निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर होगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एवोगाड्रो नंबर, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करा तो मास एक मॉलिक्यूल का आया। अब एक यूनिट सेल में कितना मास होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और एटम भी कह सकते हैं, तो वो हो गया n इंटू एम बाई एवोगाड्रो नंबर। तो इसको हम इससे इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों मास ऑफ यूनिट सेल ही हैं, तो हमारा लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई nm अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर क्यूब रूट। बात करते हैं क्रिस्टल प्लेन्स की। तो क्रिस्टल प्लेन्स इमेजनरी प्लेन्स होते हैं जो पास करते हैं लैटिस पॉइंट से। लैटिस पॉइंट्स की हम बात करके आए थे पहले भी, जो लैटिस प्लेन्स में लाइंस होती हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब इन पॉइंट्स के थ्रू कोई भी प्लेन्स पास करेंगे, हम कोई भी रैंडम प्लेन बना देंगे, मान लो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कोई भी 3 पॉइंट उठा के हमने उसमें एक प्लेन बनाएंगे नहीं, इमेजनरी प्लेन होता है, तो उसको हम लैटिस प्लेन्स बोलेंगे। ये लैटिस प्लेन्स के अरेंजमेंट से ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ये पैरेलल प्लेन्स, एक कोई भी यूनिट सेल में बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स, मान लो जो हमारा लैटिस स्ट्रक्चर था उसमें सारे ऊपर वाले पॉइंट्स को हम कंबाइन करेंगे तो एक लैटिस प्लेन ही तो बना। तो ये इमेजनरी प्लेन्स होते हैं। मिलर इंडेसेस की बात करते हैं, कोई भी एक प्लेन होता है उसके मिलर इंडेसेस हमसे निकालने के लिए बोले जाते हैं। तो इसमें मान लो ये यूनिट सेल, अब ये मैंने प्लेन एक एक्सिस पे बना दिया तीनों पे, हमसे बेसिकली एक सेल गिवन होगी ऐसी सेल, एंड देन उसमें कोई भी 3 पॉइंट्स पे ऐसे प्लेन गिवन होगा तो हमें वो निकालना है। तो बेसिकली मान लो हम यहाँ पे भी मान सकते हैं कोई भी एक यूनिट सेल थी, उसके 3 पॉइंट्स को हमने एक एक्सिस पे बना दिया है, तो हमें बेसिकली पहले क्या करना है, हमें इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो मेनली हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही पूछा जाएगा, तो ये तीनों ही A1 या A होंगे, ठीक है। तो हम 1 मान के चलते हैं। अब मिलर इंडेसेस का प्रोसेस क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो मान लो ये अलग अलग इंटरसेप्ट कर रहा है अभी x y z, इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पे कितना काट रहा है, y पे कितना, z पे कितना, तो हम वो तीनों ले लेंगे, देन उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, एंड देन जो डिनोमिनेटर खत्म करना है हमें, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे एंड वो होगा हमारा मिलर इंडेस, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ऑल्सो मिलर इंडेसेस फीचर्स की बात करते हैं। अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव था, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था, तो उस पर बार आ जाएगा, मतलब लाइक 1 हमारा पॉजिटिव साइड है तो 1 बार हमारा नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। ऑल्सो जो हमारा नॉर्मल है, इस प्लेन के नॉर्मल जो है, मतलब परपेंडिकुलर जो एक नॉर्मल लाइन पड़ती है, अगर हमारे से पूछा जाए कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो ब्रैकेट में एच के इक्वल होती है। ये क्या होता है, H डॉट K क्रॉस L, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था।
एंड ऑल्सो अगर कोई प्लेन पैरेलल है किसी एक्सिस के तो ऑफ कोर्स उसका इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होगा, वो कहीं काटेगा ही नहीं। मान लो कोई क्यूब सेल गिवन है, उसका फ्रंट प्लेन हमसे पूछ लिया गया, तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के तो पैरेलल ही हो जाएगा, तो उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इनफाइनाइट। जब हम उसे रेसिप्रोकल करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से उसका मिरर इंडिसेस जीरो आएगा। हमसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है, हमसे मिरर इंडिसेस देकर हमसे पूछेंगे कि प्लेन्स बनाओ, तो उसमें हमें क्या करना है कि पहले ये प्रोसीजर हमें पूरा रिपीट करना है कि मिलर इंडेसिस का रेसिप्रोकल का हमें उल्टा करना है। मिलर इंडेसिस गिवन है तो हमें उल्टा करके हमें इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, और फिर हमें उसमें एक ओरिजिन मानना है जो कि प्लेन में से किसी 3 पॉइंट का ना हो। कोई भी हमें यूनिट सेल गिवन है, उसके हमें 3 पॉइंट्स का हमें इंटरसेप्ट दिया है, लेकिन हमें एक पॉइंट मानना है जो प्लेन का ना हो, उसे ओरिजिन मान लेना है, एंड देन हम उसे प्लेन बना देना है। नाउ डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ मिलर इंडेसेस, ये कुछ नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का। एक वेक्टर हमें गिवन है, एक वेक्टर हमें ये गिवन है, तो उसका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो u1 u2 इंटू v1 v2 एंड प्लस w1 w2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। एंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो दो सक्सेसिव लैटिस प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि जो लैटिस स्ट्रक्चर है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो लैटिस प्लेन से ही बना होता है, बहुत सारे पैरेलल प्लेन से, तो उनके बीच के डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलते हैं। तो अभी हम 3 इंटरसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये एच के एल हमारे मिलर इंडेसिस थे, अगर हमें इंटरसेप्ट्स निकालने तो हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, सिंपल उल्टा जो किया है मैंने। एंड देन अल्फा बीटा, ये हमारे जो हमने इंटरफेशियल एंगल्स पढ़े थे ये वो हैं। तो ओ ए एंड ओ बी एंड ओ सी निकालने के लिए हमने मिलर इंडेसिस में अपने यूनिट सेल की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बताया तो ऊपर हमने कि वहाँ 1 लिया था, तो ए अपॉन एच एंड ए अपॉन के एंड ए अपॉन एल आ गया। अब देन हम ट्रायंगल्स, ये जो हमारा नॉर्मल है, हम ये डिस्टेंस निकालना है ओ एन, एंड देन कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा, एंड हम ट्रायंगल्स बना के निकाल लेंगे। दैट इज सिंपल, ओ एन अपॉन ओ ए विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन ओ ए एंड देन डी एच अपॉन ए। तो ऐसे तीनों निकाल के हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, एंड देन हमारा डी आ जाएगा ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अब जनरली हम बात करें, अगर हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक नहीं है, ये हमने क्यूबिक के लिए बात करी जिसका डिस्टेंस ए है, तो अगर हमारी एक्स एक्सिस वाली इंटरसेप्ट ए है, मतलब उसकी डायमेंशन अलग अलग है, मान लो वो रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है सॉरी, तो ए बी सी तीनों उसकी डायमेंशंस हैं, तो उससे हमारा जनरली इंटरप्लेनर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो जो हमारी एक्सरेज होती हैं वो बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं विजिबल लाइट से, उनकी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर की होती हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे वॉन लो एंड ब्रैग, तो इन्होंने एक मेथड निकाला था इनको डिफ्रैक्ट करने का। इन्होंने कहा कि जो हमारी एक्सरेज है वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफ्रैक्ट हो सकती हैं, जो 1912 में वॉन लो ने बताया था, एंड बाद में उसको ब्रैग ने थोड़ा सा और डेवलप्ड करा था, उसका फॉर्मूला निकाला था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली दोबारा लाइन वही लिखी है कि जो एक्सरेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के अप्रॉक्सीमेट, तो इनको डिफ्रैक्ट करने के लिए हम एक क्रिस्टल को यूज़ करते हैं एज अ 3D ग्रेटिंग। तो इससे हम इसके फ़ायदे क्या होते हैं, हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, उसके डायमेंशंस, यूनिट सेल की डायमेंशंस, उसका ऑर्डर, हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। एंड इसके लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, लॉ मेथड एंड ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर एंड पाउडर मेथड। पहले हम बात करते हैं लॉ मेथड की। तो इसमें ये डायग्राम है, लेकिन हमारी नोटबुक्स में एक और डायग्राम हो सकता है जिसमें हमने 2 स्लेट्स यूज़ करी हैं एंड पीछे हम पैटर्न बना रहे हैं। तो बेसिकली इन स्लेट्स का कुछ यूज़ नहीं होता, ये बेसिकली कॉलीमेटर का काम करती हैं। यहाँ पे मैंने पिन होल कॉम्यूलेटर यहाँ पे लिया, ये हमारी फिल्म है, यहाँ ये हमारी फिल्म बी है, यहाँ पे बीच में हमारा क्रिस्टल रखा है। ये बेसिकली कई बार हम ZNS यूज़ करते हैं मेनली। इसकी डायमेंशन हमने 1/1/1 mm ली है। एंड जो ये हमारी एक्सरेज हैं यहाँ से हम पास करेंगे। कॉलीमेटर का काम क्या होता है, वो सारी एक्सरेज को एक ऑर्डर में, एक सीरीज़ में सेंड करता है। तो हम जो हमारी जो वेवलेंथ यूज़ करी हमने 0.2 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग तक की ही यूज़ करी हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक पैटर्न जनरेट होता है जो ऐसा होता है। हमारी जो मैंने मेथड बताया इसमें हम सर्कुलर भी 2 ऐसे पैटर्न, तो इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, जो इस पैटर्न का
ऑर्डर होगा वही हमारे क्रिस्टल का भी ऑर्डर होगा। लाइक इस क्रिस्टल में 4 फोल्ड सिमेट्री है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड। तो अगर ये पैटर्न में 4 फोल्ड सिमेट्री है तो हमारे क्रिस्टल में भी 4 फोल्ड सिमेट्री ही होगी। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि हमारे क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री पता चल जाती है, शेप ऑफ यूनिट सेल हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बताता है, इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं पता लगता है, पूरा सिर्फ यूनिट सेल की डायमेंशन एंड शेप वगैरह पता चलती है और उसकी ओरिएंटेशन। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें भी सिमिलर मेथड है, लेकिन इसमें हम हमारे जो क्रिस्टल है उसको हम रोटेट करेंगे। तो इसमें हमारा एक ये टर्न टेबल है एंड ये हमारा चैम्बर है, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर यूज़ करा है। तो जो हमारी एक्सरेज हैं वो इससे पास होती हैं तो इससे आयनाइज कर देती हैं अंदर एंड इस वजह से एक करंट जनरेट होता है। तो हम यहाँ पे ब्रैग लॉ का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले ब्रैग्स लॉ पढ़ते हैं। ब्रैग्स लॉ में हमने मान लो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 3 प्लेन्स बनाए हुए हैं, तो अगर कोई भी 2 रेज आ रही हैं एक्स रेज तो वो डेविएट होंगी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमें अब पाथ डिफरेंस निकालना है। हमने अभी पढ़ा है कि जो एक्स रेज हैं उनका पाथ, उनका जो ऑर्डर है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होता है, और हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिफरेक्ट क्यों होती हैं वो, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, इस वजह से एक्स रेज डिफ्रैक्ट हो जाती हैं क्रिस्टल से। तो इस वजह से जहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालते हैं, पाथ डिफरेंस कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक दोनों रे सेम है, लेकिन ये सेकंड वाली रे इसके बाद जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है हमें उसे निकालना है, वही पाथ डिफरेंस है। तो ए यहाँ पे है हमारा, ये थीटा एंगल है, इसको यहाँ पे लिख लिया थीटा, ये ए है, ये क्यू है एंड ये बी है। तो ए क्यू से ए क्यू बी तक ये हमारा डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, ये पाथ डिफरेंस है जो कि एन लैम्डा के इक्वल होगा। मतलब वही हमारा जो पाथ डिफरेंस है इसका हमारे स्ट्रक्चर का, वो उसका ऑर्डर सेम होगा एज हमारी एक्स रे है। तो ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल्स टू एन लैम्डा हो गया। हमारा ये डी है जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है पी क्यू। तो अब इस ट्रायंगल से पी ए क्यू से हमारा जो ए क्यू होगा वो होगा डी साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी सिमिलरली ये जो क्यू बी होगा, क्यू बी वो डी जो है हमारा पी क्यू डी साइन थीटा होगा। तो ए क्यू प्लस क्यू बी हो गया हमारा 2d साइन थीटा विच विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये हमारा ब्रैग लॉ है। अगर हमारी इस ऑर्डर की जो एक्स रेज हैं इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करती हैं, देन जो रेज हैं वो रेनफोर्स करेंगी एक इंटेंस स्पॉट बनाएंगी। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं कि इसमें हमारी एक्स रेज भेज जाती है 2 स्लिट्स के थ्रू, वही कॉलीमेट करके हम ग्राफ बनाते हैं। एक पहले हम बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैम्बर है, ये हमारा सेकंड चैम्बर है। तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा लगा के फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2d साइन थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा। सेकंड चैम्बर में सेकंड ऑर्डर के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थर्ड के लिए भी सेम। देन हम तीनों का रेशियो फाइंड करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 1:2:3। तो बेसिकली हम इससे भी निकाल सकते हैं ब्रैग्स लॉ से कि जो साइन थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा की, अगर 2d एंड n कॉन्स्टेंट है। अब ग्राफ में क्या करते हैं हम, जब हम थीटा, ये थीटा एंगल होता है जो यहाँ पे इससे बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, यहाँ पे भी थीटा होगा। तो जब हम टर्न टेबल, जो हमारी टर्न टेबल है उसको हम रोटेट करेंगे थीटा, तो जो हमारा चैम्बर है उसको हम रोटेट करेंगे 2 थीटा से। देन जो हमारा ग्राफ आता है करंट वर्सेस थीटा का, तो इधर करंट इधर थीटा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये बनता है एक्सरे का ग्राफ। इसको थोड़ा डीपली तुम बुक से पढ़ लेना एंड यूट्यूब वीडियो से। क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है जिसमें पीरियोडिक अरेंजमेंट हो एंड उसमें कोई भी डिफेक्ट्स ना हो, सारे एटम्स इक्वली अरेंज्ड हो, तो उसको हम परफेक्ट क्रिस्टल बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स में कुछ डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, देन वो इम्परफेक्ट क्रिस्टल होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एनी डेविएशन इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसको लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये है किसी भी लैटिस पॉइंट पे किसी भी एटम सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, उसका ज़्यादा दूर तक इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पॉइंट के आसपास ही फर्क पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उस पॉइंट पे इम्प्योरिटी आ जाएगी, या फिर पता चला कि उसी एटम एक और एक्स्ट्रा एटम आ गया वहीं पे इंटरस्टिशियल साइट्स पे। इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं कि जो एटम्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है उसको इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वैकेंसी हो गई, मतलब एटम ही नहीं है, और एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि उस एटम की जगह कोई इम्प्योरिटी है। तो 4 पॉसिबिलिटी हैं कि इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, या फिर वही एटम अपनी खुद की इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, या फिर एटम की ही प्लेस पे एटम नहीं है, और या फिर एटम की प्लेस पे इम्प्योरिटी है। तो इंटरस्टिशियल एटम
अब हमने एक्सप्लेन कर दिया जो स्पेस में है। फिर वैकेंसीज, वही की वैकेंसी वही नहीं है, इसको स्कॉट के डिफेक्ट भी बोलते हैं। स्कॉट के डिफेक्ट मेनली क्या होता है कि जो आयंस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों इक्वली वैकेंट होते हैं, तो इस वजह से एटम के उसके स्ट्रक्चर के अंदर इक्वली प्लस और माइनस बाहर जाते हैं, इस वजह से न्यूट्रल होता है। एंड ऑल्सो इसमें डेंसिटीज़ क्रिएट होती हैं। डेंसिटी मतलब वैकेंसी की डेंसिटी, मतलब कितनी वैकेंसी वो बढ़ती हैं, इस वजह से कंडक्शन भी बढ़ता है। ऑल्सो इसकी डेंसिटी ओवरऑल घट जाती है क्योंकि मास जो है वो कम हो गया एंड वॉल्यूम सेम रही, तो इसको स्कॉट की डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता। फ्रैंकल डिफेक्ट में इक्वली आयंस बाहर नहीं जाते, वो एक ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एटम का दूसरी जगह। इफ़ अ वैकेंसी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफरिंग एटम फ्रॉम अ रेगुलर प्लेस टू अ इंटरस्टिशियल साइट, रेगुलर प्लेस से किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाए तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। एंड इसमें दो इम्परफेक्शन हो गए, क्योंकि एक तो अपनी प्लेस से वैकेंसी हो गई एंड दूसरा वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया, तो वो दो इम्परफेक्शन है। फॉरेन एटम वही की इम्प्योरिटी आ गई, डिफरेंट एटम कोई आ गया रेगुलर प्लेस पे। एंड स्कॉट के डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के कंसंट्रेशन के दो फॉर्मूला है, ये डीपली पढ़ के थोड़ा समझ आएंगे। एंड इसमें मेनली यही सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। थैंक यू।